हेलो एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरह से जिस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन इसमें होती है, अलग क्वेश्चन से रिलेटेड करते हुए अलग इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है कि अगर कोई और क्वेश्चंस इनके जैसा एग्ज़ाम में बने तो वो भी आप कवर कर सकें। तो इसीलिए ये टारगेट है हमारा कि इन क्वेश्चंस के रेफरेंस के माध्यम से आपको इन क्वेश्चंस के अराउंड कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है या आगे चल के इनके जैसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ से कवर हो जाए, ये हमारा टारगेट रहता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन, यानी कि भारत के किस राज्य की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के बारे में हमसे पूछा है। मेनलैंड इसलिए वो बोला है ताकि मुख्य भूमि की बात कर सकें। तो आप ये समझ सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का, इसमें 9 स्टेट हैं। 9 स्टेट हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि मैं उनके बारे में बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। और कोस्टल बाउंड्री की बात अगर मैं करूं, टोटल कोस्टल बाउंड्री की बात करूं, टोटल कोस्टल बाउंड्री जो कि मेन लैंड की है, जो कि आपको दिख रहा है ये कोस्टल रीजन, अगर इसकी बात करूं कि कितनी है तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। यानी कि इंडिया की मेन लैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। अगर आप इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री भी इंक्लूड कर लें जो कि आपके यूनियन टेरिटरी हैं, और जो कि एक आता है इधर लेफ्ट साइड पे अरेबियन सी में और एक आता है राइट साइड इधर बे ऑफ बंगाल में, इनकी बाउंड्री भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया की टोटल ये कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी 7516 किलोमीटर। इतने किलोमीटर हो जाएगी टोटल बाउंड्री। अगर आप बात करते हैं ये मेन कोस्टल बाउंड्री की, मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री की, तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर है। और 9 स्टेट ऐसे हैं इंडिया के, 9 स्टेट जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चला? इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और उड़ीसा। तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन बनाता है वो बनाता है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बनाता है गुजरात अकेला, जो कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसका लगभग 24% के करीब कोस्ट लाइन गुजरात बनाता है। गुजरात के बाद अगर बात करें तो नंबर आता है तमिलनाडु का। मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूँ कि अगर गुजरात के बाद बात करेंगे सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। उसके बाद किसकी है? ये है तमिलनाडु की। और उसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो इस तरह से ये 3 राज्य हैं जो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। समझे आप? तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया कि कितने स्टेट हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। कोस्टल बाउंड्री मेन लैंड की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और टोटल कोस्ट लाइन की बात करें जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर लेंगे तो वो 7516 किलोमीटर है। और साथ में मैंने आपको वो 3 लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री बनाने वाले स्टेट का ऑर्डर भी बता दिया है। इस तरह से एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बता दिया है कि गुजरात 1600 किलोमीटर लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाता है, उसी तरह से तमिलनाडु की बात करें तो ये 1076 1076 यहां पे लिख देता हूं। गुजरात का कितना है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और तमिलनाडु की बात करें तो 1076 किलोमीटर। और बात करें आंध्र प्रदेश की
आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 974 किलोमीटर 974 किलोमीटर की बाउंड्री आंध्र प्रदेश बनाता है। इस तरह से ये 3 स्टेट की मैंने कोस्टल बाउंड्री की लंबाई लिख दी है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि कितने स्टेट कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, इंडिया की मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री की लंबाई कितनी है, गुजरात कितनी कोस्टल बाउंड्री बनाता है, 1600 किलोमीटर की बनाता है। अकेला गुजरात 1600 किलोमीटर लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाता है और लगभग इसी कोस्टल बाउंड्री पे इसके 41 बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में ही है। तो ये सब पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ये भी आपको सुनते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बने तो आप पहचान पाए। कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। तो जो 9 स्टेट हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और 6100 किलोमीटर लंबाई लिख दी है कोस्टल बाउंड्री की। ये आपको नीले नीले डैश डैश दिख रहे हैं पेनिसुलर रीजन पे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से आपको काफी जानकारी मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूसी रिवर एंड भीमा रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो जो मूसी नदी है और भीमा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी हैं, ये पूछा है इसमें। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी होती है जो किसी बड़ी नदी को वाटर प्रोवाइड कराती है। क्लियर? तो हमें देखना है मूसी रिवर और भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपको बता दूं ये आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की अगर अदर ट्रिब्यूटरी की बात करूं मैं, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये मूसी और भीमा। तो इसकी एक तो ये हो गई भीमा कृष्ण रिलेटेड हो रहा है, याद रख सकते हैं आराम से। मूसी रिवर हो गई, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं अदर ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूं कृष्णा रिवर की। एक है घाटप्रभा, मालाप्रभा, ये भी आपको कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी मिलेंगी। एक और नाम लिख लीजिए, मुन्नेरू। ये सारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। यहां पर मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए बताना चाहूंगा। आंसर हमारा इसका कृष्णा हो गया, तो यहां पे आ जाएगा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये मूसी और भीमा। और यहां पर सुबनसिरी, ये फेमस नाम है। सुबनसिरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हमने और साथ में देख ली है, और साथ में मैंने बताया सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अगर मैं बताऊं सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट? जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट के अभी जो पहले हमने 2 क्वेश्चन करे हैं वो दोनों ज्योग्राफी से थे। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। ऐसे मिक्स करते हुए आपको रिवीजन कराते हुए ये मैं करता हूँ। बाकी क्लासेस में तो आपका चल ही रहा है, साथ ही इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उनसे अलग अदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये भी मैं डिस्कस करते हुए आपके साथ चल रहा हूँ। तो ये आपको अवेयर करेगा, आपको अलर्ट करेगा कि और किस तरह से चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। जो चीज़ें मैं क्वेश्चंस के साथ बता के चल रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, उन पे भी ध्यान दीजिएगा, उनको भी लिखिएगा, ताकि कल के दिन को कोई नया क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। तो देखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट, यानी कि स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा, स्टेट की परिभाषा। यहाँ स्टेट वर्ड राज्य के लिए कहा गया है। आपको मैं बताता हूं पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दे रखे हैं। पार्ट 3 जो है, थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो एक बात तो यही क्लियर हो जाती है कि जो आर्टिकल 12, यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं हम 9, 10, 11, 12। तो यहां एक आर्टिकल तो ऐसा है जो पार्ट 3 का है, पार्ट 3 का है। उसके अलावा
जो सेकंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 2 है, जिसमें सिटीजनशिप को डिफाइन किया हुआ है, सिटीजनशिप नागरिकता के प्रावधान समझाए गए हैं, उसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो आर्टिकल हैं 9, 10, 11 ये पार्ट 2 के हैं, भाग 2 के हैं संविधान के, जो कि नागरिकता को बताता है, और आर्टिकल 12 जो है ये पार्ट 3 को बताता है। एक बात तो ये क्लियर हुई, आपको जितना तरह से मतलब क्लू मिल सके उतनी तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो पार्ट 2 में 9, 10, 11 आर्टिकल पार्ट 2 में आते हैं, और आर्टिकल 12 आ गया पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं। और इसी के साथ मैं आपको आंसर बताता हूं, आर्टिकल 12 जो कि पार्ट 3 में है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि स्टेट क्या होता है, ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12। क्लियर? तो भाग 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे भाग का अनुच्छेद 12, तीसरे भाग का संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को यानी स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये आर्टिकल 12 ही डेफिनेशन ऑफ स्टेट डिफाइन करता है। सेम इसी तरह से जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखी हुई है, लगभग सेम उसी के जैसी आर्टिकल 36 में लिखी हुई है। अगर बात करें पार्ट 4 जो डीपीएसपी है, उसमें आर्टिकल 36 जो है वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताता है, सेम 12 की तरह। क्लियर? और आप समझ रहे हैं पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में है, तो यानी कि आर्टिकल 9 भी सिटीजनशिप से रिलेटेड होगा, 11 भी सिटीजनशिप से रिलेटेड होगा, और 12 भी सिटीजनशिप से रिलेटेड बातें कही गई होंगी। तो आप कुछ अलग तरीके से व्यू करते हुए भी, देखते हुए भी इन चीजों के क्वेश्चंस का ऑप्शन छांट सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कई बार आपके पास अगर सही इंफॉर्मेशन है तो आप मतलब गैस करने में भी अच्छे हो जाएंगे, ताकि कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इलिमिनेशन मेथड से गैस करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकें। तो आपको काटना आना चाहिए किस तरह से हम इलिमिनेट करें और अपने सही आंसर तक पहुंचे। तो पार्ट 3 जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो भाग 3 में समझाई जाती है, और भाग 3 का पार्ट 3 का एक ही आर्टिकल लिखा है यहाँ, जो कि 12 है, 9, 10, 11 तो पार्ट 2 के हैं, तो आंसर बचता है आर्टिकल 12। क्लियर? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको पार्ट 3 में मिलती है और पार्ट 4 में मिलती है, और पार्ट 3 का यहाँ एक ही आर्टिकल था जिसका नाम था 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस चीज पर अधिक जोर दिया गया था। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 ईयर प्लान FYP, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और इरिगेशन पर फोकस किया गया था। और अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो उसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, भारी उद्योगों पर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी आप साथ साथ, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मेनली रिलेट करते हुए हैवी इंडस्ट्री लिखा होता है, और यहां पर एग्रीकल्चर लिखा होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया था वो एग्रीकल्चर में किया था। एग्रीकल्चर तब अच्छा होगा जब इरिगेशन होगा। इसके लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में डैम बनाए गए थे, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान बनाए गए थे। क्लियर? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए इरिगेशन पे भी जोर दिया गया, और मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट बनाए गए, जिससे नहरें निकाली गई, सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई थी। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ देखें तो हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया था, और इसी के साथ हम देख सकते हैं द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण किया गया था। और मैं आपको बता दूं, मेन उद्योगों की जननी कहा जाने वाला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो 3 आयरन एंड इंडस्ट्री के गवर्नमेंट प्लांट लगाए गए थे। कहां कहां पर? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। ये ब्रिटेन की हेल्प से लगाया गया था। किसकी हेल्प से लगाया गया दुर्गापुर में? मैं इसको यहां पर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया था,
ये लगाया गया था वेस्ट बंगाल में, और किसकी मदद से? ब्रिटेन की हेल्प से लगाया गया था। क्लियर? सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ये लगाए गए। उसके बाद भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट या कंपनी स्टैब्लिश की गई थी। ये की गई थी छत्तीसगढ़ में, और ये किसकी मदद से की गई थी? यूएसएसआर की मदद से स्टैब्लिश किया गया था। और तीसरा राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जो स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था उड़ीसा में, और किसकी मदद से किया गया था? ये जर्मनी की मदद से लगाया गया था, जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए गए थे वो मैंने यहां लिखा। आयरन एंड स्टील प्लांट, उद्योगों की जननी यानी कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारे देश की सरकार ने जोर दिया था ताकि ये हम अपने आयरन एंड स्टील बना के उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। क्लियर? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब इसमें प्रशंसा लिखी होती है। प्रशंसा, राजा की प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। तो इसमें जो जैसे कि तारीफ करते थे राजा की, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के, उसकी जीत के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, तो राजा की प्रशंसा करनी होती थी। प्रशस्ति का मतलब है उसकी तारीफें करना राजा की और उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो ये जो प्रशस्ति लिखी जाती थी दरबारी कवियों के द्वारा लिखी जाती थी, या जो राजा के फेवरेट राइटर होते थे, लेखक कवि, वो सब ये काम करते थे प्रशंसा करने का। तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि आपको प्रयागराज में मिलेगी, प्रयागराज जिसका नाम है, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज पुराना नाम इलाहाबाद, वहां पर ये है। और इसमें प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें किस किस के बारे में, किस डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। प्रयाग में या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति या इसी का नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, भी यही है। इसमें किस किस के बारे में लगा है? तो ये सबसे पहले किसके, मौर्यंस के बारे में बताता, अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि अशोका मतलब मौर्यन से रिलेटेड हो गया, ये मौर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी है उसके दरबारी कवि हरिशेन ने। समुद्रगुप्त के बारे में इसकी प्रशंसा लिखी है समुद्रगुप्त की, तो यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी बता रहा है ये। और फिर जहांगीर के समय, जहांगीर का भी लेख इसमें लिखा है, जहांगीर जो कि मुगल रूलर था। तो अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो मौर्यंस के बारे में लिखा हुआ है, मौर्यंस के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है उसके टाइम का, और मुगल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यानी कि अशोक की इंफॉर्मेशन भी है, समुद्रगुप्त के बारे में भी है, और जहांगीर का लेख भी इस पे लिखा हुआ है। तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। और इसी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक की एक पत्नी का नाम मिलता है, अशोकाज वाइफ, जिसका नाम था करुवाकी, करुवाकी। इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन को क्वीन इंस्क्रिप्शन भी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को क्वींस इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वीन का नाम, अशोक की पत्नी का नाम, अशोक की रानी का नाम मिलता है करुवाकी का, इसीलिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को क्वींस इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि किसके अचीवमेंट के बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी हुई है।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने उसकी प्रशंसा इसमें लिखी हुई है। तो समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स को इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य देख सकते हैं नहीं, क्योंकि अशोका के बारे में लिखा था। इस अशोका के टाइम का था वो, तब तो चंद्रगुप्त के टाइम पे पिलर इंस्क्रिप्शन होते ही नहीं थे। और स्कंदगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का है, इसके बारे में नहीं लिखा। शाहजहां के बारे में नहीं लिखा, तो आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति में या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी हुई है, समुद्रगुप्त के अचीवमेंट लिखे हुए हैं उसके दरबारी कवि के द्वारा। क्लियर? तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हमने इन 5 क्वेश्चंस को कवर किया, साथ में अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।